नागौर के अंदर एक कोई शासक हुए हैं और बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं। उनको कहते हैं कटार रोतड़ी। जी सर, कटार का कौन थे वो और क्या था इंसिडेंट? राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे स्टेट में? भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी सभी इस मामले में कभी केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़े और दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई ऐसा बीइंग अ मैन, आपने अपनी लाइफ में विमेन इक्वलिटी जो भी ये बायसनेस नहीं हो ये इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया है? व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। जी सर, श्वेत व्यक्ति का भार। जी सर। आपको नहीं लगता जो एग्रीकल्चर मंडी है इसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए? मैडम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर। जी आज मैम, मैं कल आया था, ट्रेन से आया था। ओके, कौन कौन सी जिलों को क्रॉस करते हुए आए? पहले मैम नागौर, फिर कुचामन, डीडवाना और उसके बाद में जयपुर। ओके, अगर नागौर की बात करें हम तो आपको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं वहां पे? इतना डेवलप्ड क्यों नहीं है और वो क्या कोई रोल है इसका? मैम, ट्रांसपोर्ट पहले की तुलना में अब तो काफी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो। कनेक्टिविटी में अब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, वो भी विलेज टू विलेज कनेक्शंस अब ज्यादा हो रहे हैं। ओके, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। जी मैम। अभी जो टैरिफ वॉर चल रही है, रेसिप्रोकल टैक्स जो ट्रम्प ने लगाए हैं, उनका इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? पहले जो टैरिफ्स थे मैम वो बहुत कम थे और उससे जो हमारा एक्सपोर्ट था यूएस के साथ में, तो एक्सपोर्ट हम लोग सरप्लस थे। तो अब जो टैरिफ्स की वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो वहाँ पर थोड़ा कम हुआ और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जैसा ज़्यादा उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। कितना लगाया? आई थिंक मैम, जो बेस लाइन जो रेट है वो तो 10% है। उसके अलावा जो है वो 17% और है, जो 9 अप्रैल से शुरू होंगे। ओके, आपको क्या लगता है कि कोई कंट्री, और वो भी अमेरिका जितना पावरफुल कंट्री, ऐसे आर्बिट्रेरी वो टैक्स इम्पोज करते बाकी के डेवलपिंग या फिर स्मॉल कंट्रीज पे, कितना सही है और कितना रैशनल है ये डिसीजन? मैम, ये उनका जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो टैरिफ्स लगा रहे हैं और जैसा कि वेल डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, और उनका ये मानना है कि जो ट्रेड सरप्लस जो बाकी नेशंस है उनके साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो उनको इक्वलाइज करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट भी हो सकता है कि जो बैलेंस वो कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड्स के अंदर, और जो ग्लोबल जो ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेड वॉर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? जी मैम, हो रहा है, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस हैं उनके साथ में, तो हम लोग एक नेगोशिएशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि एक जब हम इस ट्रेड वॉर की बात देखें और 2 महीनों से जब से वो बने हैं तब से यही चल रहा है, तो WTO की जो सिग्निफिकेंस है उस पे क्वेश्चन मार्क लगता है हमें। आपको क्या लगता है कि हमें कि अभी WTO का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहा है? जी मैम, जब से यूएस के अंदर जो चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, नए राष्ट्रपति आए हैं, उसके बाद से और पहले भी ये देखा गया है कि WTO का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन था उससे हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक रूल बेस्ड जो ट्रेड ऑर्डर होना चाहिए, जो ओपन एंड फेयर ट्रेड की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन जो ट्रेड वॉर की वजह से वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो WTO इनसिग्निफिकेंट हो गया है ना, हमें धीरे धीरे उसकी उसका जरूरत रोल, जी नहीं। मैम, कह सकते हैं। ओके, राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे स्टेट में? मैम, सोशल प्रॉब्लम्स में एक तो जो विमेन एजुकेशन की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं विद रेस्पेक्ट टू मैन वो कम है। दूसरा, जो अभी भी जो सोशल एविल्स जो चल रहे थे बहुत टाइम से, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो विलेज लेवल पे रूरल एरियाज के अंदर अभी भी वो कहीं ना कहीं है। जैसे जो चाइल्ड मैरिजेस के हम इश्यूज देखते हैं,
या फिर जो एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट जो डेवलप हुआ था वो कई अभी भी वो देखने को मिल रहा है। तो वहाँ अभी भी वर्क करने की जरूरत है, और जो भी रूल्स जो भी लॉज हैं गवर्नमेंट के वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज, बीइंग अ मैन, आपने अपनी लाइफ में विमेन इक्वलिटी, जो भी ये बायसनेस नहीं हो, ये इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया है? मैम, एज ए फैमिली की अगर मैं बात करूं तो आई हैव सिस्टर, तो मैंने मतलब ये कोशिश की है कि जो एजुकेशन हम दोनों भाइयों को मिले वो इक्वल एजुकेशन उनको मिले, और जो अगर लाइफ रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनके, वो चाहे मैरिज रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, तो उसमें भी कोशिश की गई थी कि उनकी जो पसंद है और जो उनकी जो प्रेफरेंसेस है उनको पूरा ध्यान में रखा जाए, और उनको प्रॉपर एजुकेशन जो उनको चाहिए और जिस सिटी से उनको चाहिए, तो वो कोशिश की गई थी। तो ये तो फैमिली लेवल पे था, और इसके अलावा बाकी तो मैम अभी जॉब वगैरह में हूँ नहीं, तो वो जॉब में बात की बात। ठीक है, ओके सर। आपकी हॉबी क्या, एग्रीकल्चर एक्टिविटी? जी सर। से कुछ लेता है। किस प्रकार की एग्रीकल्चर करते हैं आप? सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हेल्प करता हूँ पेरेंट्स की शुरू से ही, क्योंकि फार्मर फैमिली से हूँ, तो जब भी समय मिलता है तो कोशिश कौन करते सा तहसील कौन सा आपका नाम? मेड़ता। किस प्रकार की क्रॉप होती है वहाँ पे? सर, अभी जैसे हम रबी की हम बात करें तो अभी सब ज्यादा जो थी वो जीरा था, एक तो जो हमारे पर्सनली जो हमने बोया हुआ था, जीरा था, गेहूं थे, चना था, ये 3 फसलें थी। कपास भी करते हैं उधर? जी सर, वो मेड़ता में करते हैं, लेकिन हमने नहीं की। इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं आप? जी सर। कौन कौन सा करते हैं? फर्टिलाइजर सर डीएपी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, हमने नहीं किया था, लेकिन ये यूज करते हैं जनरली। डीएपी में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कुछ है आइडिया? सर, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें अमोनियम ज्यादा होता है। कितना होता है, कुछ है? आई थिंक 46%। बैग पे लिखा हुआ होता है। आई नो। सरकार सब्सिडी देती है ना इसमें? यस सर। कितनी क्या देती है? क्या उसको क्या बोलते हैं सब्सिडी को? जैसे टेक्निकल शब्द है उसके लिए, या चलिए कितने देती है? जैसे एक डीएपी खाद का कट्टा जो आता है, वो बैग जो आता है, वो कितने का आता है? सर, एग्जैक्ट नंबर्स तो ध्यान नहीं है, पर वो उसकी कॉस्ट अराउंड 1300 रुपीज की होती है अराउंड, और जो फार्मर्स तक जब आती है तो वो 250-300 के करीब। डीएपी खाद किस समय डाला जाता है? ये जब बुआई करते हैं उससे पहले, जब उसको जोतते हैं खेत को, तो उसके अंदर बीजा जाता है। तो और ये अपने यूरिया जब बाद में दिया जाता है सर, तो वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ये प्लांट में क्या काम करता है यूरिया सर नाइट्रोजन बेस्ड है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, तो ये ग्रोथ में काम करता है, टिश्यू फॉर्मेशन। अभी भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी सभी इस मामले में कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़े जी सर, और दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई ऐसा कर रहे हैं प्रयोग या कोई? जी सर, जैसे हमने अभी जो गेहूं बोए हुए थे वो पूरे ऑर्गेनिक थे। क्या यूज किया उसमें? उसमें कुछ भी यूज नहीं किया सर। जो मिट्टी है वहाँ की वो थोड़ी सी काली मिट्टी है, तो उसके अंदर ओनली तो फर्टिलाइजर डाला ही नहीं आपने? बिल्कुल नहीं डाला, फर्टिलाइजर भी नहीं डाला? बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला था। अच्छा। वो घर के यूज के लिए था, और बहुत ही अच्छी पैदावार भी हुई है उसमें। अच्छा, ये अलग अलग होता है, घर की यूज अलग होते हैं और बाहर? नहीं सर, वो हो जाता है, मतलब इतना जरूरत नहीं पड़ी उसकी, हमें रिक्वायरमेंट नहीं फील हुई, क्योंकि जब जीरा बोया हुआ था ज्यादा, तो जो घर के यूज के लिए था, और उसमें जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि रेशनलाइजेशन। कितना जीरे में कितनी पिलाई कर पानी देते हो, कितनी बार देते हो? 3 बार दिया था। सबसे ज्यादा खतरा जीरे को फसल को किससे होता है? सर, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत सेंसिटिव है। टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत भी अप या डाउन हो जाता है तो उसका ट्रेडिशनल क्या टेक्निक यूज करते हो आप? जैसे थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर अप एंड डाउन, उसके लिए सर जिप्सम डालते हैं। और पानी वानी पिला देते हैं या कुछ करते हैं ऐसा? पानी तो बहुत सेंसिटिव, पानी नहीं पिलाते हैं, पानी पिलाने की वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा बात। आपने ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है? जी सर। ये सीसी, हॉर्स पावर, जी सर। क्या है सर, सीसी है जो इंजन की जो कैपेसिटी, जो वॉल्यूम होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है, जो उसको बोलते हैं। हॉर्स पावर होती है, एक 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 346 जो वॉट होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी पावर को बताते हैं। अच्छा। और ये कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं? जी सर, ये इंजन की जो पर रेवोल्यूशन जो पावर हमें मिलता है, उस पर क्लासिफाई किया जाता है कि इंजन
कितने स्ट्रोक्स के अंदर जो है वो अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है। 4 स्ट्रोक के अंदर 2 रेवोल्यूशंस के अंदर अपना एक साइकिल पूरा करता है, 2 स्ट्रोक के अंदर 1 रेवोल्यूशन के अंदर पूरा साइकिल। तो इसमें फ्यूल के जो कंजप्शन है वो ज्यादा किस में होता है और कम किस में होता है? फ्यूल कंजम्पशन 2 स्ट्रोक में ज्यादा होता है। अगर हम सेम इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक में ज्यादा होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक के अंदर पोर्ट्स यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। अच्छा, एक मुझे बताओ, ये 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें पेट्रोल के साथ भी बाइक जो होती है उसमें ऐड कर लेते हैं, ऐसा क्यों? जी सर, उसमें इसलिए करते हैं क्योंकि जो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो सक्शन होता है वो क्रैंक केस के थ्रू होता है। तो जब वो हम लोग पेट्रोल के अंदर यूज करते हैं तो वो क्रैंक केस के अंदर कहीं ना कहीं लग जाता है, तो वो लुब्रिकेशन की तरह काम। और इसमें चैम्बर होता है, इसमें अलग होता है सर चैम्बर इसमें, क्योंकि इसमें क्रैंक केस अलग होता है। ठीक सर। जी सर। स्कूल में जो है वो गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कुछ गांव का नाम सिराधना जी सर। से हुई। ये गुरुकुल शब्द बहुत ही प्राचीन शब्द है। जी सर। ये गुरुकुल पहले जो विद्यालय के लिए यूज होता था, फिर कहते हैं कि एकदम से गुरुकुल समाप्त हो गए। जी सर। और ये सब कुछ हुआ मैकाले मिनट्स आने के बाद। जी सर। क्या था मैकाले मिनट? सर वो एजुकेशन रिफॉर्म्स थे इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम ब्रिटिश व्यू पॉइंट देखें तो उनको अपना जो ब्रिटिश गुड्स के लिए टेस्ट को इंक्रीज करना था इंडिया के अंदर। तो वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो इंग्लिश एजुकेशन है वो आए और मास बेस पे आए, कि हम लोग वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ताकि वो एक जो वेस्टर्नाइज जो टेस्ट है, चाहे गुड्स का हो चाहे वो लाइफस्टाइल का हो, वो डेवलप हो। और उसके बाद में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो स्टार्ट हुआ था। तो मैकाले मिनट भारत के लिए अच्छा था शिक्षा के क्षेत्र में, या मतलब न्यूट्रल था या बुरा था? सर कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। ठीक है। इंडियन एजुकेशन का मेग्ना कार्टा किसको कहते हैं? अभी मैं याद नहीं कर पा वुड डिस्पैच सुना? जी जी सर। जी क्या है ये वुड डिस्पैच? सर, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू एक 1754 में आया था। 1854 सॉरी। तो ये एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म था, मेरे को अभी पूरा याद नहीं आ रहा। ठीक है। अभी आप जब ब्रिटिशर्स की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि कल्चरली वो इनको जो इम्पेक्ट करना चाहते थे, तो एक और जो टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। जी सर। श्वेत व्यक्ति का भार। जी सर। क्या था ये? सर ये जो डार्विन का जो इवोल्यूशनिज्म का जो सिद्धांत आया था उसको सोशल एस्पेक्ट पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, कि जो वाइट रेस है वो चाहे लॉज में या फिर रिलीजन के अंदर वो सुपीरियर है। तो वो चाहते थे कि मॉरली उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो नॉन वाइट्स हैं उनको एजुकेट करें और उनको जो न्यू रिलीजन और मेडिसिन और लॉज के बारे में एजुकेट करें। तो उनका उद्देश्य यही था कि भाई इनको जो है वो एजुकेट करना है। जो उनका जो ऑब्जेक्टिव जो था, जो सीधा दिख रहा था, वो तो ये था, लेकिन जो अगर हिडन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो इंपीरियलिज्म था। ठीक है। नागौर के अंदर एक जो कुबड़ पट्टी की समस्या है, जी सर, किस कारण से है और किस किस क्षेत्र में है? सर जो नागौर का जो बेल्ट है, चाहे मेड़ता, डेगाना, कुचामन, डीडवाना, नावा, ये जो क्षेत्र है सर, यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो जो सलाइन रॉक्स हैं, सिस्ट, माइका सिस्ट बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो सलाइन है, तो उसकी वजह से फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है और उसी वजह से उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, क्योंकि फ्लोरोसिस डिजीज की वजह से जो डिफॉर्मिटी आ जाती है बोन्स के अंदर। और फ्लोरोसिस के अंदर केवल प्रॉब्लम बॉन्स में होती है, इसके अलावा और भी कुछ इसके इम्पैक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर? सर बोन्स के अलावा मेरे को ज़्यादा इसका। ठीक है। फ्लोराइड की समस्या से निपटने के लिए है ना, राजस्थान की गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए थे। जी सर। कौन कौन से किए थे, तो आप बताएंगे दो? सर एक तो प्रयास है जो जापान की एक कंपनी है जायका, तो उसका एक प्रोजेक्ट था, तो जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था, तो उसके थ्रू जो वाटर था उसको जो है वो इंदिरा गांधी नहर से और पेयजल को पहुंचाना नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। और इसके अलावा सर जो अटल भूजल स्कीम है, जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर जो रिप्लीशन करना है, या फिर जो ग्राउंड वाटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इसकी फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो या और भी कोई हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं उनकी, तो उसको सुधार करना। ठीक है। नागौर के अंदर एक कोई शासक हुए हैं और बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं और उनको कहते हैं कटार और धनी। जी सर। कटार का धनी कौन थे वो और क्या था इंसिडेंट?
सर वो अमर सिंह जी थे, जो राठौड़ वंश के थे, जो नागौर के शासक थे। उनको कटार का धनी बोलते थे क्योंकि वो उसके अंदर माहिर थे। वो शाहजहाँ के टाइम पे थे और उन्होंने जो शाहजहाँ के जो कोर्ट में जो उनके मीर बख्शी थे उनको शायद उनको मार दिया था अपनी किस बात कटार। पर मार दिया था? उनको शायद उन्होंने कुछ उल्टा कोई तंज कसा था। चलिए ठीक है। ये सिटीजन चार्टर क्या होता है? सर सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस, जो इंफॉर्मेशन होती है जो सिटीजन्स के थ्रू उनके द्वारा जो भी सर्विसेज और जो भी उनके द्वारा जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसका विजन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो और कौन से लॉज है या फिर प्रोविजंस है जिसमें गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको वॉलंटरली इंफॉर्मेशन देनी है? सर एक तो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल के थ्रू भी वो कोशिश करते हैं। आरटीआई का क्या प्रोसेस है? जैसे मुझे अगर कोई आरटीआई लगानी है किसी डिपार्टमेंट, सर आरटीआई के लिए सिंपल एक प्लेन पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी होती है। इसके लिए कोई भी फॉर्मेट उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और उसकी और कोई लिखना नहीं जानता हो वो किसी से लिखवा सकते हैं। लिखवा सकते हैं। जी सर। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ये सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी कि अगर कोई लिखना नहीं जानता है तो उनको एक किसी को अपॉइंट किया जाए कि वो लिखे उनके लिए? सर उनके लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन को का जवाब एक प्रॉपर टाइम लिमिट में दें, और ये भी इंश्योर करें कि इसके लिए अच्छा, अगर कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जी सर, उसने कोई फैसला लिया, जी सर, उससे कोई सहमत नहीं है पार्टी, तो उसके पास क्या सॉल्यूशन है, या फिर उनको मानना ही पड़ेगा, लास्ट है वो उनका जो डिसीजन? सर अगर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो अगर नहीं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे आ गया हूँ मैं। जी सर। राज्य सूचना आयोग होता है, उसने कोई फैसला दिया जी सर, और उस पार्टी उससे सहमत नहीं है, तब आगे क्या है उनके पास सॉल्यूशन? या फिर वो लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे उनका जो फैसला होता है वो मानना ही पड़ता है? जी सर, वो लास्ट है। लास्ट। एक केंद्र सूचना आयोग भी तो है। वो सर आई थिंक जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेंटर है उसके लिए। अच्छा, ये दोनों अलग अलग उसमें एरियाज में काम कर रहे हैं। और स्टेट वाला स्टेट तक सीमित है, उससे कोई अपील नहीं हो सकती? जी सर, उनका जुरिस्डिक्शन अलग है। जो स्टेट के लॉज एंड रूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए स्टेट इलेक्शन। अच्छा, हाई कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? मुझे अभी ध्यान नहीं। अच्छा ठीक है, संपर्क पोर्टल क्या है? सर ये संपर्क पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट के साथ में अगर कोई ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल का मैकेनिज्म। अच्छा, तो कोई भी इसमें एक्सेस कर सकता है? हाँ जी सर। आप फिटनेस आपकी हॉबी और इंटरेस्ट है? जी सर। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या प्रोग्राम्स है जो फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं? सर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिट इंडिया कैंपेन था, जिसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बताइए। साई जिसे हम बोलते हैं। जी सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स है, और इसके ये मैनेज करती है वेरियस जो गवर्नमेंट के जो। राजस्थान में साई का सेंटर कहाँ है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का भी आपने लिखा? जी सर। आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया अपनी जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है? जी सर, जी सर। हाँ जी सर। तो उसमें क्या रिजल्ट आया कि कौन से जो मिनरल्स हैं ज़्यादा है, किसमें कमी है? सर उसके लिए जो 12 पैरामीटर्स के थ्रू होता है, तो ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है कि अभी भी लैब्स जो हैं वो उस क्वालिटी की नहीं डेवलप हो पाई है। तो जो मेरे क्षेत्र में मेरता में है तो उसमें जो लैब हैं वो अभी भी उसमें जो है वो। अच्छा, आप एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है किसानों का, उसके लिए बीच में फार्म लॉज आए जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने की बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता जो एग्रीकल्चर मंडी है इसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए? सर जो कंसर्न जो फार्मर कम्युनिटीज का जो कंसर्न था वो था कि जो एमएसपी दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो अगर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो एमएसपी के ऊपर इफेक्ट करेगा, उनका ये कंसर्न था। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू रखती है एमएसपी देना भी, उसके साथ हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, प्राइवेट मंडियाँ? जी सर, उससे जो फार्मर्स हैं उनको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर वो कृषि जो उपज मंडी है उससे बाहर अगर अपनी प्रोड्यूस को बेचते हैं तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से उनको जो दाम है वो
थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू, आपका इंटरव्यू खत्म। थैंक यू सर।